अपना। आप सभी को मेरा नमस्कार। एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा हर बार एक नए साहित्यकार से हम मुलाकात करते हैं, उनके व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं और उनके विचारों से हम बहुत कुछ सीखते हुए अपने जिंदगी में उतारते हैं उनको। हर बार आप देखते होंगे कि एमएस केसरी पब्लिकेशन द्वारा कोहिनूर को पाया जाता है। सभी साहित्यकार अपने अनुभव को हम सभी से साझा करते हैं और उनसे हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। इसी सफर में आज हमारे साथ आए हैं मध्य प्रदेश से बलराम यादव सर। सर, आपका मंच पे बहुत-बहुत स्वागत है। जी, प्रणाम है आपको, नमस्कार है। नमस्कार सर। सर, हमारे सारे दर्शक आप को देख पा रहे हैं। यह जी, मध्य प्रदेश से आए हैं हमारे बीच। चलिए आज सर के मुख से सुनते हैं उनका परिचय। सर, आप अपना परिचय दें हम सारे दर्शकों को। जी। मैं बलराम यादव देवरा, ग्राम पोस्ट देवरा, जिला छतरपुर, मध्य प्रदेश। और मेरे पास में खजुराहो, जो कि एक विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। और पहचान के लिए मैं बता दूं कि बागेश्वर धाम, जो आजकल देश विदेशों में चर्चा में बना हुआ है, वो मेरे से 40 किलोमीटर ही दूर है बात। वाह सर! बहुत ही सुंदर आपने अपना परिचय बताया है। सर ने बताया है कि सर मध्य प्रदेश में हैं और आप सभी जानते हैं कि आज के समय में बागेश्वर धाम जो है, वो बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है। सभी देश-विदेश से यात्रीगण सभी वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं। तो सर वहाँ के प्रांगण से आए हैं हमारे बीच। तो सर हमने तो बहुत सारे परिचय देखे हैं। आपके परिचय में हमें यह ख़ास मिला कि आपने अपने माता-पिता का वर्णन करते हुए अपने गुरुजी का आपने वर्णन किया सर। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि आप अपने परिचय में जहाँ भी आप परिचय देते हैं, अपने गुरुजी का नाम सम्मिलित करते हैं। तो सर अपने गुरुजी के बारे में बताएँ हमें। मेरे गुरुजी श्री घनश्याम प्रसाद मिश्रा जी थे। जी सर। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमेशा साथ में रहती हैं। और ऐसा लगता है कि वो मेरे साथ कहीं न कहीं हैं। आज मैं जो कुछ भी हूँ, उनके आशीर्वाद से ही हूँ। तो माता-पिता के बाद अगर किसी का स्थान है, तो वो गुरु का है। इसलिए मैं बिल्कुल। गुरुजी को भी साथ में रखता हूँ अपने, लेकर चलता अरे! हूँ। उनके चरणों में प्रणाम है गुरुजी के। बहुत ही सुंदर सर विचार। बिल्कुल, एक गुरु के बिना एक शिष्य कभी तैयार नहीं हो सकता। आज जो भी है आप हो, हम हो या कोई भी हो, तो माँ-बाप के बाद एक गुरुओं का बहुत बड़ा हाथ होता है हमें सजाने के लिए, हमें ज्ञान देने के लिए। तो बहुत ही प्यारी आपकी विचार है सर। तो सर जैसा कि आप मध्य प्रदेश से हैं, तो मध्य प्रदेश के कुछ खास चीज़ों से हम सभी दर्शकों को रूबरू करवाइए। कि मध्य प्रदेश में क्या खास चीज़ है? अगर हम वहाँ पहुँचे तो क्या-क्या देख सकते हैं मध्य प्रदेश में? जी, जी। सर्वप्रथम तो बागेश्वर धाम सरकार का एक आलीशान मंदिर है और जी एक सर। वो एक सिद्ध तीर्थ क्षेत्र बन चुका है। जी, उसके बाद में खजुराहो, जो विश्व पटल मानचित्र में अंकित है, जिसको हर कोई जानता है। खजुराहो की कला संस्कृति देश-विदेशों में प्रसिद्ध है। इसके बाद में एक भगवान जटाशंकर धाम है, वो छतरपुर जिले में बिजौर तहसील से 15 किलोमीटर दूरी पर है और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ स्वयंभू प्रकट हुए हैं। अच्छा। और वहाँ घने पहाड़ों में, जहाँ पानी का कम से कम 2-2 4-4 किलोमीटर नीचे गहराई तक पानी नहीं है कहीं। आप ये मानिए कि पर्वतों से झरना बहता है। अरे वाह! और सबसे बड़ी बहुत बात उसमें ये है कि वो पानी इतना गुणकारी है, किसी भी प्रकार का रोग हो, चाहे कुष्ठ हो और चाहे और कोई चर्म रोग हो, अगर उस पानी में लगातार 7 बार लोग नहा लें या 7 दिन तक नहा लें, तो भगवान भोलेनाथ की कुछ कृपा और उस पानी का चमत्कार, कि बिल्कुल वो बोलते हैं ना कि कंचन काया हो जाएगी, कोई रोग नहीं बिल्कुल। रहेगा शरीर में। अरे और एक वाह! छतरपुर जिले में एक भीमकुंड नाम से है। जब जी पांडवों सर। का अज्ञातवास रहा, तो द्रौपदी समेत 5 पांडवों को प्यास लगी।
उन्होंने कहा पानी का प्रबंध किया जाए। तो भीम ने अपने गदा का प्रहार किया, जो उनका हथियार था गदा, उसके प्रहार से एक जमीन फट गई और वहां एक कुंड बन गया, उसका नाम पड़ा भीम कुंड। इस भीम कुंड की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसकी गहराई का आज तक कोई पता नहीं चला। लोग बताते हैं कि एक साधु महाराज रहते थे भीम कुंड में, तो उनका डंडा एक बार उस जल में गिर गया, और जब डंडा मिला तो प्रयागराज में मिला। अरे वाह! ऐसा अद्वितीय स्थान है वो। आज तक गोताखोर भी परेशान है कि आखिर इसमें गहराई कितनी है। समुद्र की तो वाह! लोगों ने गहराई नापी, लेकिन उसकी गहराई का कोई अंत नहीं है। आज भी वहां मेला लगता है, लोग देखने जाते हैं। बहुत ही बेहतरीन सर, बहुत ही आप तो पूरे तीर्थ हर एक भगवान देवी देवताओं वहाँ हैं, बहुत सारी तीर्थ यात्रा वाली जगहें हैं। तो जो भी हमारे दर्शक मध्य प्रदेश जाना चाहते हैं, सर ने उन्हें बहुत सारी जगहों के बारे में बताया है। आप वहाँ जा सकते हैं, उसे घूम सकते हैं, वहाँ पे जाके आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो बेशक अगर आप मध्य प्रदेश जाएँ तो उतनी सारी सभी जगहों पे एक बार ज़रूर विज़िट करें। तो सर आपने इतनी प्यारी बातें बताई हैं मध्य प्रदेश से और आप भी मध्य प्रदेश से आए हैं। तो सर जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आपकी दिन प्रतिदिन हर मंचों द्वारा काव्य पाठ होती है, बहुत सारी पत्र पत्रिकाएँ, कविताएँ जो हैं आपकी प्रकाशित होती रहती हैं दिन प्रतिदिन। तो हम सभी लोगों को आप अपनी एक रचना प्रस्तुत करें ताकि हम सभी आपकी रचना सुन सकें। जी, मैं अपनी रचना नववर्ष के उपलक्ष्य में सुना रहा हूं, अरे जो वाह! अभी बहुत है। ईसवी सन बदला है 2024। इसी बिल्कुल पर सर। कुछ चंद शब्द जोड़े थे, आपके सामने प्रस्तुत है। जी सर। जन जन के मन हर्ष हो, जन जन के मन हर्ष हो, जीवन में उत्कर्ष हो, जीवन में उत्कर्ष हो, सबकी हर कामना पूरी हो, मंगलमय नव वर्ष हो, मंगलमय नव वाह! वर्ष हो। नई ईसवी नया सवेरा, नई ईसवी नया सवेरा, नई खुशियों का बना बसेरा। सबके जीवन में नई खुशियों का बने बसेरा, नई ऊर्जा हो तन मन में, और नए संकल्प हो नव जीवन में। नौ संकल्प हो इस जीवन में, किंतु ये हिंदू संस्कृति का पर्व नहीं। जो ईसवी सन 2024 है, ये हिंदू संस्कृति का पर्व नहीं, इसलिए इस नए वर्ष पर गर्व नहीं। इसलिए हमें इस नए वर्ष पर गर्व नहीं। ये तो पश्चिम से आया है, हम सबको जिसने भरमाया है। ये नया वर्ष तो विदेशों का है, ये तो पश्चिम से आया है, हम सबको जिसने भरमाया है। इसमें होती हुल्लड़बाजी, लोग शराब पीते हैं, पिकनिक मनाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं, कुछ जान की लगा रहे बाजी। लोग इतनी तेज गाड़ी चलाते हैं, जिससे आपने देखा हो कि बहुत एक्सीडेंट होते हैं। बिल्कुल। इसमें होती हुल्लड़बाजी, कुछ जान की लगा रहे बाजी। कई नशा लोग इस दिन करते, बोले नई साल है, बोले चलो थोड़ी थोड़ी हो जाए। कुछ नशा लोग इस दिन करते, नाहक भाग दौड़ करते। कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, जो राह में टक्कर खाते हैं। कहीं पिकनिक मनाने जाते हैं, जो राह में टक्कर खाते हैं। कई कुल दीपक बुझ जाते हैं, कई कुल दीपक बुझ जाते हैं, जिनकी एक ही चिराग है, घर का एक ही बारिश है। वो एक्सीडेंट में कई कुल दीपक बुझ जाते हैं। एक कैसे नववर्ष मनाते हैं। कैसा नववर्ष है जी। बिल्कुल। पश्चिम की हमको हवा लगी, पश्चिम की हमको हवा लगी, हमको शराब अब दबा लगी। पश्चिम की हमको हवा लगी, हमको शराब अब दबा लगी। हम अपनी संस्कृति भूले, पाश्चात्य सभ्यता में फूले। हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को आता है। बिल्कुल। हम पाश्चात्य सभ्यता में फूले, अपना नववर्ष चैत्र में आता, संग में नई ऊर्जा लाता, नई फसलें लाए खुशहाली।
जब नई फसल आती है तो सबके मन में उमंग होती है, चाहे किसान हो चाहे जवान हो। नई फसलें लाए खुशहाली, नई कोपलें नई कोपलें, नए नूतन पत्ते, हरे भरे लहराते पत्ते, संग में आ जाते नवराते। ये है नववर्ष, जो नवरात्रि का पर्व होता है। संग जी में सर। आ जाते नवराते, जीवन में नित खुशियां लाते, जन जन के मन होता हर्ष, वही हमारा है नववर्ष, वही हमारा है नववर्ष। बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन। मुझे तो बहुत ही पसंद आई आपकी रचना। हमको लगता है हमारे सारे दर्शक भी आपको इतना प्यार दे रहे होंगे इस रचना के लिए। और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ों का वर्णन किया है जो वास्तविकता है कि लोग नए वर्ष के जो हमारा है भी नहीं हमारे सभ्यता संस्कृति के अनुसार, फिर भी उसे हम वेस्टर्न कल्चर से अपना के और कहते हैं कि यह हमारा नव वर्ष है। और उसमें हम लोग शराबबाज़ी करते हैं, कुछ लोग गाड़ी खूब चलाते हैं जिसके कारण एक्सीडेंट होता है। तो बहुत सारी चीज़ों का आपने वर्णन किया है इसमें और जी। बहुत ही प्यारी प्रस्तुति रही सर। तो सर इसी सिलसिले में मैं आपको आगे पूछना चाहूँगी कि आप इतनी प्यारी कविताएँ जो लिखते हैं, तो जी। साहित्य के क्षेत्र में आप किन्हें अपनी प्रेरणा मानते हैं? और बचपन से लेके आज तक आप किन्हें देखकर या पढ़ के किनकी रचना सीखते आए हैं? मेरे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो सुमित्रानंदन पंत जी, उनकी कविताएं मैंने सुनी, सुभद्रा कुमारी चौहान को भी सुना, तो कुछ मनन किया। फिर माँ गुरु श्री गुरु जी की और माँ सरस्वती जी की थोड़ी थोड़ी कृपा हुई, जिसके लिए मैं थोड़े बहुत शब्द जोड़ लेता हूँ। ना मैं कवि हूँ ना कुछ हूँ, बस माँ की थोड़ी बहुत कृपा हो गई। जी। आप बहुत ही अच्छे साहित्यकार हैं सर, आप बहुत अच्छी रचनाएँ लिखते हैं। और जैसे कि मैं अधिकतर मंचों पे देखती हूँ कि आप जितने भी रचनाकार एक दिन में काव्य पाठ करते हैं, उनके नामों से संग्रहित करके आप एक कविता का तैयार करते हैं और उसकी प्रस्तुति देते हैं क्योंकि आपने एमएस केसरी पब्लिकेशन के भी मंच पे दिया है सर। तो ये कैसे आप कर पाते हैं? क्योंकि आपके जो काव्य पाठ आप जब करते हैं, तो वो बखूबी सभी के नाम भी आते हैं उसमें और उसका लय भी बहुत बेहतरीन रहता है। वो कैसे होता है सर? वो अपने गुरु जी का आशीर्वाद और माँ सरस्वती की कृपा है, थोड़ी बहुत जितना जो कुछ हुए। तो जैसे मन में भाव आ गए तो बस उनको संजो लिए, पिरो लिया। जो है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अरे! बिल्कुल सर। तो सर आज की जो बहुत ही ज़रूरी बात है वो आपसे हम चाहेंगे बताना कि सर आज के युवा पीढ़ी कोई ऐसे युवा है या जो साहित्य के क्षेत्र में आना चाहता है, मगर उसके घर परिवार में कोई भी साहित्य से जुड़ा नहीं हो? और वो बच्चा शुरू से सीबीएसई में रहा हो मुंबई, दिल्ली जैसे जगह पे हुआ शुरू से वो इंग्लिश में बात करता हो, इंग्लिश कल्चर में रहा है, इंग्लिश एनवायरनमेंट में रहा है, उसके घर में भी कोई नहीं है जो साहित्य से जुड़ा हो, मगर उसे हिंदी से प्यार है। तो वो कैसे साहित्य के क्षेत्र में अपनी कविता का लेखन शुरुआत कर सकता है? वो किन्हें प्रेरणा मान के उनकी कविता, कहानियाँ पढ़कर वो सीख सकता है? आज सबसे अच्छी बात तो है कि जो सोशल मीडिया वाला ये प्लेटफॉर्म है जिस पर हम आप बात कर रहे हैं, इसमें सब कुछ बिल्कुल। समाया है। जैसे बोलते हैं गागर में सागर, तो बिल्कुल इसमें गागर में सागर है। और जैसे कोई बिल किसी के मन में यदि कोई ऐसी इच्छा है, तो सबसे बड़ा गुरु होता है अभ्यास। किसी का भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो, आप अभ्यास करें। पहले तो आप सुनें, जब आपको सुनते-सुनते ये लगेगा कि मुझे भी ऐसा करना चाहिए, फिर उसके बाद प्रयास करें। मन में लगन होना ज़रूरी है। अगर मन में सच्ची लगन है, तो लोग कहते हैं कि ईश्वर को भी प्राप्त कर लिया जा सकता है। ये लगन है। अब ये बागेश्वर धाम सरकार की बात मैं बताता हूँ। जी इन सर। ये मुझसे 3 किलोमीटर दूर इनकी माँ है यहाँ की, मुझसे 3 किलोमीटर दूर। तो आप ये समझिए कि जब इन लोग बचपन में इनको लगन थी, तो इन लोगों ने इनने कुछ दिन भोजन नहीं किया, केवल पत्ते खाए, जंगल में चले गए, पत्ते खाते रहे। लगन थी किसी चीज़ की, जब आप मेहनत करेंगे तो फल तो ज़रूर मिलेगा। आज ऊपर बिल्कुल। वाले की कृपा है कि
सारे संसार में क्षेत्र का नाम कर दिया। तो लगन है, और सोशल मीडिया इस प्लेटफॉर्म पर हर चीज है। जैसे मैंने भी लोकगीत गाना सीखा जब मैं बचपन में रेडियो सुनता था, उस समय टीवी तो होती नहीं थी, तो मुझे ये जी लगता सर। था कि मैं भी रेडियो से गा सकूंगा। लेकिन मैंने सुनते सुनते लोगों से सीखा, और सीखते सीखते आज मैं आकाशवाणी में कविता पाठ भी देता हूँ, बुंदेली लोक गायक भी हूँ, और कई मंचों से आकाशवाणी में जुड़ा हूँ। यूट्यूब चैनल पर भी मेरा है, उसमें बलराम यादव देवरा यदि सर्च किया जाए तो मिल जाएगा। वो आप लोगों से जुड़ा हूँ थोड़ा बहुत। बिल्कुल। तो सर ने आपको बता भी दिया है, अगर आपको सर की रचनाएँ सुननी है, तो आप यूट्यूब पे जाएँ और वहाँ पे बलराम यादव सर का नाम सर्च कीजिएगा, तो आपको इनकी सारी वीडियोज़ मिल जाएँगी, जहाँ पे आप इनकी रचनाएँ सुन सकते हैं और उनको सुन के आप सीख भी सकते हैं। तो सर ने अभी जैसे बताया, सर आपका ये जब आपने ये साहित्य शुरू किया था, तो आपको किन-किन कठिनाइयों को देखना पड़ा था? कैसे-कैसे आपने उसकी सुधार की? और आज आप आकाशवाणी तक में जाते हैं, इतने सारे मंचों पे काव्य पाठ करते हैं, तो वो सफ़र कैसा रहा आपका शुरुआती दौर साहित्य के क्षेत्र में? वो बहुत कठिन समझे आप। कोई बताने वाला नहीं, कोई पास में बिठाने वाला नहीं। अगर कहीं प्रस्तुति हुई, तो किसी ने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी कमी यहाँ पर है। लोगों ने कहा ठीक है, लेकिन मुझे ये लगता था कि मुझ में कहीं न कहीं कमी है। फिर मैंने उन लोगों को सुना, और जब मैंने सुना, फिर सोचा कि मेरी इधर कमी रह गई। तो लोग दूसरों को सुनकर ही अपनी कमी पूरी करें, या कोई बताने वाला गुरु हो, और जब गुरु ना हो, तो पहले उसको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करें, रिकॉर्ड करके फिर सुनें, फिर दूसरे का सुनें, भई इनने कैसी प्रस्तुति की, मेरी कहाँ कमी है। और जहाँ तक आपने बताया, तो मेरा बलराम यादव देवरा के नाम से है, मेरे जी सर। गीत, बुंदेली लोकगीत हैं उसमें, और देवरा के नाम से, चूँकि बलराम यादव 2 हैं। अच्छा। जी सर। और दोनों यूट्यूब में जुड़े हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो तो इसलिए सर ने देवरा के बता नाम से है मेरा। बिल्कुल, बलराम यादव देवड़ा आप सर्च कीजिएगा तो आपको बखूबी मिलेगी और जी। सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आपको अपने काव्य पाठ करने से पहले आपको एक अच्छा श्रोता बन के सभी की रचनाओं को सुनना है। तो सर ने ये बहुत अच्छी बात बताई और आज के समय में जब हम काव्य गोष्ठी में जुड़ते हैं तो देखते भी हैं कि बहुत सारे लोग काव्य पाठ करके चले जाते हैं। मगर जी, जी। आपकी ये सबसे बड़ी बात है जो सीखने वाले उम्र में है खासकर। जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए एक है कि आप सभी क्या करें अपना ज़्यादा से ज़्यादा अब तो सही है चेहरा। हुँ। तो सर ने अभी इतनी अच्छी बातें बताई हैं, तो अभी आप सभी को यही मैं बोलना चाहूँगी कि आप कहीं पे भी जाएँ, किसी कार्यक्रम में जाएँ या आप रेडियो चैनल पे भी सुन रहे होंगे, तो आप लगातार किसी भी कवि की कविताओं को सुनें, क्योंकि सुनने से आपका आत्मशक्ति खुद का बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा, तभी आप अच्छी से अच्छी रचना लिख पाएँगे और उसकी प्रस्तुति भी दे पाएँगे। तो सर बहुत सारे ऐसे भी हम देखते हैं जो लिख तो पाते हैं, मगर वो अच्छे से अपना काव्य पाठ नहीं कर पाते। वो शैली नहीं समझ पाते कि मैंने ये रचना लिखा है तो कौन से रस में इसको पिरोएँ, है ना? तो ये बहुत ख़ास विषय है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, सबसे बड़ी बात तो उनने किसी को सुना ही नहीं है। जब तक हम दूसरों को नहीं सुनेंगे, तब तक हम अपनी प्रस्तुति नहीं कर सकेंगे। मैंने बिल्कुल। माना कि आप बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन आपको दूसरे का सुनना भी चाहिए। या तो आपके मन में प्राउड है कि मैं ही कुछ सब कुछ हूँ। बिल्कुल। जी। तो बिल्कुल, तो ये तो सफ़र बिल्कुल सर ने सही बात बताई है कि आपके अंदर क्या है, ये बस आप जानते हैं। मगर जब आप प्रस्तुति देते हैं, तो आपके अंदर कितनी प्रतिभा है, ये पूरी जनता देखती है, पूरे दर्शक देखते हैं। जैसे कि आज सर का इंटरव्यू चल रहा है, तो सर की व्यक्तित्व क्या है, ये आप सभी को रूबरू कराया जा रहा है। तो आप सुन रहे हैं सर को, सर के बहुत सारे बातों से सीख रहे हैं।
ये बहुत ही खास पल है। और सर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आप शिक्षक हैं सर अंग्रेजी विषय के। तो सर आप अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में इतने हैं और आप शिक्षक हैं तो आप बेसिकली स्कूल जाते होंगे, स्कूल को हैंडल करना, अपने घर परिवार को सँभालते हुए आप साहित्य में इतना योगदान दे पाते हैं, इसकी क्या खास है राज है ये बताएँ? उसमें राज कुछ नहीं है। अरे समय राज को ही है सर। समय को व्यवस्थित करके, अब बच्चों का जैसे समय 10:30 से 4:30 है, वो तो उनका है, निकाल दिया। बिल पर घर के लोगों का भी कुछ समय है। उस समय में से जो समय बचता है, वो समय मैं अपने उसमें लगा देता हूँ। कभी-कभी कार्यक्रम भी बिल चलते हैं, तो वो रात दूसरे की हो जाती है। अब वो समय का एक व्यवस्थित बना करके जैसा भी थोड़ा बहुत बना, कर लेता हूँ। इसमें मेरी कोई वो नहीं है, ना मैं कुछ जानता हूँ। तो आपके सामने जो है सो है। बिल्कुल, तो सर एकदम खुली किताब जैसी हैं, जो वास्तविकता है वो आप सभी को दर्शाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है जो मिलावटी है। और सर ने बिल्कुल सही कही कि सबसे ख़ास चीज़ है आपका टाइम टेबल, क्योंकि ये ज़िम्मेदारी सभी के सर पे हो, चाहे वो महिला हो, एक बच्चा हो या एक पुरुष हो, हर किसी के पास ज़िम्मेदारी है, हर सभी के पास 24 ही घंटे हैं। मगर उस 24 घंटे में आप किस क्षेत्र में योगदान देना चाहते हैं और किस प्रकार दे रहे हैं, ये आप पे निर्भर करता है। आप अपना समय कैसे-कैसे मैनेज करते हैं, ये भी आप पे निर्भर करता है। सर को देखिए, सर अपने घर परिवार को देख रहे हैं क्योंकि सर घर के पुरुष हैं, किन्हीं के पति हैं, किन्हीं के पिता हैं, तो उनका कर्तव्य है कि वो सभी की पूर्ति करें, जिनको जो आवश्यकता है। साथ ही साथ वो स्कूल में देखते हैं, स्कूल में इतने सारे विद्यार्थियों को वो पढ़ाते हैं और साहित्य में लगातार योगदान देते हैं। तो इसके लिए तो बहुत-बहुत सर आपको बधाई कि आप सदैव योगदान देते रहते हैं। और सर धन्यवाद। हमने आपके गीतों के बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत सारी गीत लिखते हैं, जैसे आपने अभी बताया भी बलराम यादव देवड़ा करके अगर हम सर्च करते हैं यूट्यूब पे तो हमें बहुत सारी गीतों को सुनने को मिलेगा। तो मैं और हमारे दर्शक सब इंतज़ार कर रहे हैं आपके गीत सुनने के लिए सर। तो आप अपनी एक गीत सुनाएँ हम सभी को। जी। अभी 22 तारीख को भगवान प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई। सभी लोगों ने जी कुछ सर, न कुछ लिखा है। मैंने भी प्रयास किया बिल्कुल। है। 5 सदी में शुभ घड़ी आई अनुपम आज। ये 22 तारीख की बात है। प्राण प्रतिष्ठा हो रही, राम लला गए ब्राज। तो उनके श्री चरणों में सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। मेरे श्री राम आए हैं, मेरे प्रभु राम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। विराजे राम मंदिर में सुहाना, अब समय आया। विराजे राम मंदिर में सुहाना, अब समय आया। दरस करके हरस मन में, दरस करके हरस मन में, सकल गुण धाम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। एक बार पहले जब वन से लौट के अयोध्या आए थे, वो एक बार अब 500 साल बाद लगी थी आस सदियों से, बने कब राम का मंदिर। लगी थी आस सदियों से, बने कब राम का मंदिर। हुई अब कामना पूरी, हुई अब कामना पूरी, मेरे सिया राम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी,
मेरे प्रभु राम आए हैं। जनवरी 22 आई है, बिराजे राम मंदिर में। जनवरी 22 आई है, बिराजे राम मंदिर में। आज जन मन मगन भारी, आज जन मन मगन भारी, सकल मन काम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। और आज हुई है राममय दुनिया, सभी ने लाइव देखा। हुई है राममय दुनिया, दरस प्रभु राम के पाकर। हुई है राममय दुनिया, दरस प्रभु राम के पाकर। कटे हैं पाप कल्पों के, प्रभु की मूर्ति देखी जैसे ही, कटे हैं पाप कल्पों के, दरस बलराम पाए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। सकल गुण धाम आए हैं, मेरे सिया राम आए हैं। सजी फिर से अवध नगरी, मेरे प्रभु राम आए हैं। जय श्री वाह राम। सर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर सर। तो आप इतनी प्यारी गीत ऊपर से प्रभु श्री राम पे है, तो ये तो हम सभी के लिए बहुत भाग्यशाली पल है कि प्रभु श्री राम जो है 5 शताब्दी के बाद 500 वर्षों के बाद आए और उनकी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को हो और उस वक़्त हम सभी मौजूद थे और सभी लोग टीवी खोल के बैठे थे कि कैसे हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा। हम सभी रात में दिया जलाए, हम लोग ने दिवाली मनाई, तो ये बहुत ही गर्व की बात थी हम पूरे भारतवासियों के लिए। और आपने दोनों ही एक पहले आपने काव्य पाठ किया और अभी की गीत बहुत ही बेहतरीन रही सर। तो गीत के बारे में मैं जानना चाहूँगी कि गीत आपने कहीं से सीखा है या आपने सुनते-सुनते खुद में अभ्यास किया है सर? वो केवल ये सुनते-सुनते ही कुछ थोड़ा बहुत जो बन जाता है, वो शब्दों को जोड़ लेता हूँ बस। मैंने कहीं से नहीं बिल्कुल, सीखा, माँ शारदा की बिल थोड़ी-सी कृपा है। ज़्यादा तो नहीं मैं कहता हूँ कि उस लायक नहीं हूँ, और आप नहीं, नहीं लोगों को सर है। सुन के, आप बिल्कुल, जैसी कविता तो पाठ में कभी नहीं सुना, बस सुन के जो भी है, वो एक बिल्कुल सर। कहावत है, मैं अपने लिए ही कहूँगा। लोग कहते हैं, बोले कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, वो हाल मेरा है। तो वो सर ने बहुत ही अच्छी-अच्छी बातें आप सभी को बताया है और सर ने अपनी काव्य पाठ भी की है, अभी आप सभी के समक्ष गीत भी प्रस्तुत किया है और सर ने अपनी वजह भी बताई है कि सर अगर आज उस उपलब्धि पे हैं क्योंकि सर ने बताया कि जब वो शुरू किए थे तो उनको बहुत सारी कठिनाइयाँ देखनी पड़ी, इनके शब्द कहाँ गलत है, कहाँ इनके लय गलत है, कोई आपको बताएगा नहीं, ठीक है? तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है सुनना और अभ्यास करना। और सर का यही जो है निरंतर जो सर ने दृढ़ संकल्प लिया, उस संकल्प का ही नतीजा है कि सर आज आकाशवाणी में जाते हैं, जगह-जगह के मंचों पे जाते हैं और काव्य पाठ करते हैं। तो सर बहुत ही बेहतरीन है, बातें आपसे लगी जानकर। तो सर आज आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? वो किस तरह से अपने अभ्यास को आज से कंटिन्यू करें और आगे बढ़े? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अभ्यास ही गुरु है। किसी भी काम का अभ्यास ही गुरु है। ये कई कवियों ने लिखा है कि करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान। जड़ बुद्धि भी सुजान बन जाती है। रसरी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो बिल्कुल। अभ्यास ही गुरु है, और अभ्यास से बढ़ के कुछ नहीं है। और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। कई कवियों बिल्कुल ने ऐसी सर। चीजें लिखी हैं। जी जी जी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश कीजिए, कोशिश में सफलता जरूर मिलेगी। कोशिश कामयाब हो जाती है। सर ने आप सभी को इतनी सारी बातें बताई हैं कि बिना मेहनत के कोई भी काम संभव नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका आत्मविश्वास होना
और उस काम के प्रति आपका लगन होना, आपका एक संकल्प और उसके प्रति लगातार अभ्यास करते रहे। तो सर इसी क्रम में मैं पूछना चाहूँगी कि आप कई सारे कार्यक्रमों में संयोजक के रूप में, मंच संचालक के रूप में सम्मिलित रहते हैं, तो वो आप कैसे व्यवस्था कर पाते हैं सर? अब वो तो मैंने आपसे बताया था कि समय का प्रबंधन करना पड़ता है। जी वहाँ की सर। परिस्थिति कैसी है, लोग क्या चाहते हैं कि गीत सुनना चाहते हैं या मंच संचालन करवाना चाहते हैं, तो मैं लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतारने की कोशिश करता हूँ। चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, अगर किसी ने कहा कि नहीं आज दूसरी पार्टी का राइटर नहीं लिख रहा, तो वो भी ज़िम्मेदारी निभानी पड़ती है, उसको भी कुछ शब्द लिखने पड़ते हैं, उनको गीत देना पड़ते हैं जब दोनों पार्टियों का जो जवाबी कार्यक्रम होता है, जवाबी कीर्तन कार्यक्रम होता है, वो चलता है। जवाबी लोकगीत कार्यक्रम होता है, वो चलता है। किसी भी मंच पर जैसी परिस्थिति हो, अपने आप को वैसा ढाल लेता हूँ और लोगों का जो बनता है, वो सहयोग करता हूँ। वाह सर! बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व कि जैसी भी आप परिस्थिति हो सर उसमें ढल जाते हैं। ये तो बहुत ही बड़ा सर चीज़ है जो हम सभी को सीखने को मिला आपसे कि सर ने अभ्यास के बारे में आप सभी को लगातार बताया है कि हमें अभ्यास करना चाहिए और सर ने ये भी बताया जैसा वातावरण हो वैसे रूप में आपको बदल जाना चाहिए। तो सर जैसा आप बोलिएगा कार्यक्रम सर वैसे कार्यक्रम में ढल जाएँगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अरे! ये तो वही थे। तो ऐसा है सर का व्यक्तित्व, इतना प्यारा व्यक्तित्व, इतना अच्छा व्यक्तित्व, एक प्रेरणा स्वरूप है हम सभी के समक्ष। और सर ये भी है कि जब जैसे कार्यक्रम बहुत लंबा होता है, तो बहुत सारे लोग व्यस्त मतलब थोड़े बोरियत हो जाते हैं, उन्हें थोड़ा-सा मन नहीं लगता है, लोग भागने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं मंच, है ना? ऐसा भी बहुत सारे जगह देखने को मिलता है। होता तो होता उस है, समय होता है। कैसे बिल्कुल सर। उस समय लोगों का चुटकुलों से मनोरंजन करते हैं, जिसमें लोग रुकें, लोग सुनें। जो कार्यक्रम चल रहा है, उसको दूसरे मोड में बदल देते हैं, जिससे लोगों का मनोरंजन हो और उनको ये लगे कि अब रुकना चाहिए, अब कुछ नई बात है, नई बात आ रही है, उसको लोग ज़रूर सुनते हैं। और जो जानते हैं, वो जाते-जाते रुक जाते हैं। भई मुझे सुनना है, इनका सुनना है थोड़ा, सुन के जाएँगे। ये ऐसा होता है। लोगों को मोटिवेशन किस प्रकार से करते हैं, वो वहाँ की परिस्थिति के आधार हो जाता है। अच्छा, बहुत बेहतरीन सर, आप तो बहुत सारे सर ऐसे-ऐसे आपको टिप्स दे रहे हैं, अगर आप कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं, तो सर ने बताया कि कार्यक्रम अगर आपको कहीं भी लगता है कि किसी भी क्षण आपका कार्यक्रम थोड़ी बोरियत की तरफ जा रहा है या आपके दर्शक जो है वो जा रहे हैं, तो उनको आप ऐसे बदलिए उस कार्यक्रम को थोड़ी ही देर के लिए कि सारे साहित्यकार रुक जाएँ, जितने भी श्रोतागण आए वो रुके और बोले कि नहीं मुझे ये तो सुन के जाना है। अगर आपको ऐसी चीज़ चाहिए तो बिल्कुल आप मध्य प्रदेश से हैं बलराम यादव सर, आप उनसे संपर्क करें, उन्हें जोड़ें और वो बहुत ही अच्छे संयोजक करते हैं, मंच संचालन करते हैं, काव्य पाठ तो करते हैं, आप सभी सुने हैं, गीत भी गाते हैं, ये भी सुने हैं। और सर के बारे में मैंने सुना है कि सर ने शादी के बाद यानी उनकी पत्नी जब उनके जीवन में आई, उसके बाद सर ने साहित्य के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ाया और इतनी अच्छी चीज़ें दे रहे हैं। तो और सर अभी अपने बच्चों को भी सिखा रहे हैं। तो सर आप अपनी पत्नी और अपने बच्चों के बारे में बताएँ? मेरे 3 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, पत्नी है। जी, सभी लोगों ने मुझे साहित्य में जोड़ने में सहयोग किया है। अरे वाह! अगर उनका वैसा सहयोग नहीं रहा, तो उन्होंने उसका विरोध नहीं किया है। परिस्थितियाँ अनुकूल बनाने में सहायता की है, कि भई अगर ये कुछ कर रहे हैं, तो इनको रोको-टोको मत और बस इसी प्रकार से चलता रहा। आज मेरा बड़ा बालक भी गायन के क्षेत्र में करता है, वो गीत भी गाता है, कुछ-कुछ लिखने भी लगा है। अरे वाह! सर। जी। बिल्कुल सर। एक परिवार में एक पिता जब किसी क्षेत्र पे रहता है ना, तो उसके बच्चे उसी अनुसार आगे बढ़ते हैं। तो आप खुद ही इतने बड़े साहित्यकार हैं, तो आपकी छवि तो आएगी ही बच्चों में। और हमारे द्वारा सारी दुआएँ होंगी कि आपके तीनों बच्चे साहित्य के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़े,
आगे निरंतर बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, बढ़ते रहें, जो उनका सपना है वो पूरा हो, बस यही हमारी दुआ होगी। और सर अंत में आपसे हमने 35 मिनट बात की है, हमारे दर्शक आपको लगातार सुन रहे थे, तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं है। मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक संघर्ष है और संघर्ष करते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और आने वाला समय जो आपके सामने है उसको चैन से जिएँ। कल क्या होगा जिस सोचने वाली बात नहीं है। आज जो है वो है। जो कुछ भी है आज है। कल किसने देखा? इसलिए बिल आज में ही मस्त रहिए और अपनी ज़िंदगी के दिन बड़े प्रेम से जिएँ। ज़िंदगी छोटी है, लेकिन छोटी भी ऐसी जिएँ कि ये लगे कि हमने कुछ जिया है, कुछ किया किया है, है। अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए। कुछ ऐसा नाम बिल करें कि लोग कहें कि हाँ, कुछ ना कुछ तो किया है। बिल्कुल सर। तो सर ने आप सभी को बहुत ही प्यारा संदेश दिया है कि सभी के पास समय जो है वो 1 दिन में 24 घंटे है, मगर उस समय को आप कैसे व्यवस्थित करते हैं वो आप पे निर्भर करता है। आप किस क्षेत्र में आगे जाना चाहते हैं, किसी भी क्षेत्र की बात करें, ज़रूरी नहीं आप साहित्य के ही क्षेत्र में आएँ, आपका मन है तो सामाजिक क्षेत्र में जाएँ, आपका इच्छा हो तो आप शिक्षा के तौर पे आप बहुत सारे नौकरियों के पा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका लगन, आपका आत्मविश्वास और उसके प्रति मेहनत करना, ठीक है? क्योंकि मेहनत आप ही करिएगा, आपको कोई देगा नहीं और आप कुछ भी गलती करेंगे तो आपको कोई बताने वाला भी नहीं है आज के समय में। तो वो जी, आपका है कि आप सभी को सुने और सीखें। हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि बलराम यादव देवड़ा सर को यूट्यूब चैनल को एकदम मस्ट बी आप सभी सब्सक्राइब करें और उनकी वीडियोज़ को देखें, लाइक और शेयर करें। और साथ ही साथ सर की ये जो आज की इंटरव्यू रही वो बहुत ही ख़ास रही। सर ने अपने व्यक्तित्व से जुड़ी हुई साहित्य के क्षेत्र से, चाहे अन्य क्षेत्रों को लेते हुए सर ने बहुत सारी जानकारियाँ दी। आप सभी के समक्ष जो है हमारे मध्य प्रदेश से आए हुए बलराम यादव देवड़ा सर एक प्रेरणा स्रोत आज उपस्थित है, जो आपको बहुत सारे विषयों पे बताए हैं, आपको किस तरह से मेहनत करना चाहिए, कोई आयोजन करते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आयोजन बोरियत हो रही है तो आप बीच में क्या ट्विस्ट एंड टर्न ला सकते हैं, इन सारी बातों का आपने सर ने बताया है। तो सर का बहुत-बहुत धन्यवाद सर। सर आपने अपना बहुमूल्य समय दिया और एमएस केसरी पब्लिकेशन बहुत ही भाग्यशाली है जो आप जैसे साहित्यकारों से जुड़ता है और आप जैसे साहित्यकारों के जीवन के बारे में जानकर प्रेरित होता है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद सर। आपका बहुत-बहुत आभार। बहुत-बहुत धन्यवाद आपको भी और सभी धन्यवाद। श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मेरा बार-बार प्रणाम। सभी को नमन, जी, शुभ संध्या। चलिए। अभी तक आप सभी सुन रहे थे मध्य प्रदेश से आए हुए बलराम यादव देवड़ा सर को। कल फिर मिलते हैं किसी नए साहित्यकार से, उनके व्यक्तित्व को जानते हैं और उनसे सीखते हैं। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम सभी को। जय श्री राम।